डिनर करने के बाद इशिका कुछ समय के लिए कमरे से बाहर चली जाती है और फिर करीब 9 बजे तक वापस अपने कमरे में आती है। वो इस समय अपने बेड पर बैठी अपनी उंगली में साइन करते रिंग को देख रही थी, जिसे निखिल ने उसे पहनाया था। कहने को यह उसकी इंगेजमेंट रिंग थी, एक फेक इंगेजमेंट रिंग। इशिका एक ऐसी लड़की थी जो बचपन से ही फेरी टेल वेडिंग के सपने देखती आई थी। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर उसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि उसका पार्टनर ऐसा हो जो उससे बहुत प्यार करता हो। वो एक सिंसियर और उसके प्रति लॉयल बंदा हो जो सिर्फ उसका बनकर रहे। अब इशिका कभी साहिल के बारे में सोचती है तो उसे बहुत अजीब लगता है और खुद पर गुस्सा भी आता है। आखिर वो एक ऐसे इंसान से अट्रैक्ट कैसे हो सकती है जो एक नंबर का फ्लर्टी और अय्यासबाज था। इशिका ने बाकी लड़कियों की तरह कभी भी किसी अमीर लड़के से शादी के ख्वाब नहीं देखे थे। उसके बहुत छोटे छोटे सपने थे, लेकिन अब उसे पता था कि फेरी टेल जैसा कुछ नहीं होता। वास्तविक जीवन में इसकी कोई जगह नहीं है। वो शादी करने जा रही थी और ये शादी शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट था। शायद जो गलतियां उसने की थी, अपने डैड से झूठ बोला था और साहिल पर भरोसा किया था, ये उसी की सजा थी। इसी का जाने कितनी देर से अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसका ध्यान तब टूटता है जब उसके फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की स्क्रीन पर जो नाम शो हो रहा था, उसे देखकर इशिका की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं। स्क्रीन पर दो पर्पल कलर के सींग वाले डेविल बने हुए थे और उसके बीच में मिस्टर खड़ूस ओबराय लिखा था। इशिका थोड़ी देर तक फ़ोन की स्क्रीन को घूरती है, फिर कॉल पिक करती है। उधर से निखिल की आवाज़ आती है। हेलो इशिका, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए कॉल किया था कि हम 2 दिन बाद कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और फिर वीकेंड पर एक रिसेप्शन रखेंगे और उसी के दौरान अपनी शादी के अनाउंसमेंट करेंगे। और एक बात, रिसेप्शन हमारे रिसोर्ट में ही होगा। इशिका थोड़ी देर चुप रहती है। निखिल कहता है, हेलो इशिका, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मैंने सुना। क्या आपको लगता है कि ये प्लान वर्क करेगा? इशिका ने एक सदी हुई आवाज़ में पूछा था। निखिल मन ही मन कहता है, ओ गॉड, क्या ये लड़की अभी भी शादी को लेकर श्योर नहीं हुई है? इसी का प्लान ऑलरेडी वर्क कर चुका है। क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? निखिल ने जल्दी से कहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं इशिका का मन ना बदल जाए और वो शादी के लिए इनकार ना कर दे। इशिका एक थकी हुई आवाज़ में कहती है, नहीं, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। जब मैं घर आई तो डैड घर पर नहीं थे। वो बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री हैं। दी हमेशा की तरह किसी पार्टी में होंगी। मैं घर में अकेली हूँ। सच कहूँ तो मैं अभी भी शादी के बारे में ही सोच रही थी। क्या ऐसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट के जरिए शादी करना ठीक होगा? क्या हम इस तरह से हमारे रिचुअल्स का मजाक नहीं बना रहे हैं? शायद इसी का इस समय पूरी तरह से भूल गई थी कि वो कुछ समय पहले निखिल से बहुत गुस्सा थी और अब वो बहुत शांति से निखिल से बात कर रही थी। आखिरकार इशिका के दिमाग में वही चल रहा था जिस बात का डर निखिल को था। वो इशिका को समझाने की कोशिश करता है, इशिका, तुम्हें इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल बनकर सोचने की ज़रूरत है। ये टाइम इमोशनल होने का बिल्कुल नहीं है और ये बात हर जगह फैल चुकी है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने दिल की सुनना बंद कर दूं? इशिका की आवाज़ में हल्की नाराज़गी थी। निखिल चुप रह जाता है। इशिका कहती है, वेल आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू मिस्टर ओबराय, लेकिन मैं ऐसे रातों रात अपने आप को बदल नहीं सकती। निखिल कहता है, इशिका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने आप को बदलो। यू डोंट हैव नीड टू चेंज फॉर एनीवन, और ना ही तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसी बेवकूफ़ी करो जिससे आगे चलकर तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। मैं बस तुम्हें सेफ देखना चाहता हूँ। निखिल को नहीं पता था कि उसने फिलो फिलो में क्या कुछ बोल दिया था। मिस्टर ओबराय, क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? इशिका की आवाज़ गहरी हो गई थी। शायद उसे हल्की हल्की नींद आने लगी थी। निखिल हचकचा जाता है। मेरा मतलब, हम किसी मुसीबत में नहीं। निखिल हकलाने लगा था। इससे पहले कि निखिल अपनी बात पूरी करता, उसे इशिका की तेज से जमाई लेने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर थोड़ी देर बाद ही उसे उसकी गहरी सांसों की आवाज़ आने लगती है। निखिल एकदम से चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर एक सुकून से भरी मुस्कुराहट आ जाती है। निखिल अपने रिसोर्ट के कमरे में लेटा मोबाइल को अपने कान के पास लगाकर उसकी सांसों की आवाज़ सुनने लगता है।
कितना सुकून था इस लम्हे में। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की रात भी उसकी कभी जिंदगी में आएगी। वो खुश था क्योंकि उसे पता था कि अब जल्दी इसिका पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। और बस एक बार उन दोनों की शादी हो गई तो आज नहीं तो कल वो इसिका को अपने दिल की बात बता ही देगा। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं। गुड नाइट, सून टू बी मिसेस ओबराय। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और वो भी गहरी नींद में चला जाता है। जाने कितने दिनों बाद उसे सुकून की नींद आई थी, क्योंकि जब से उसे इशिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी वो हर रात बेचैनी में ही बीतता था। सुबह इशिका सोफे पर बैठे हुए वैनिटी टेबल पर बिखरी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स देख रही थी, जिससे फ्रंट पेज पर उसकी और निखिल की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें निखिल इशिका के फोरहेड पर किस कर रहा था। इशिका को गूस बम आने लगे हैं। ऐसा क्यों था ये उसे भी नहीं पता था, पर उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। इशिका न्यूज़पेपर अपने हाथों में उठाती है। ब्रेकिंग न्यूज़। ये खबर है जाने माने बिजनेसमैन निखिल ओबराय और रणविजय मेहरा की बेटी इशिका मेहरा की। हाल ही में यह खबर आई थी कि इशिका मेहरा प्रेग्नेंट है, और इस बात को लेकर उनके करेक्टर पर तरह तरह की उंगलियां भी उठाई गई थी। मुंबई के मोस्ट प्रीमियम बैचलर और लाखों लोगों के दिलों की धड़कन निखिल ओबराय ने पब्लिकली यह अनाउंस किया है कि इशिका मेहरा उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड है। वे दोनों एक लंबे समय से रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे। इशिका मेहरा उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं और अब उन्होंने शादी करने का फैसला किया है। इशिका के बारे में जो अफवाहें अभी तक फैली हुई थी वे सभी पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, और सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह की हड़कंप मची हुई थी। कुछ लोगों ने बधाइयां दे रहे थे तो कुछ लड़कियां जो आज तक निखिल के ख्वाब देखती आई थीं वे सभी इशिका को खरी खोटी सुनाने और नीचा दिखाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थीं। वे सभी इशिका के बारे में एक अलग ही तरह की अफवाह फैलाने लगी थीं, पर यह बात सबको पता थी कि वे सबके सब सिर्फ और सिर्फ इशिका से जेलस थीं। एक लड़की कह रही थी, ये सब बकवास है, मुझे नहीं लगता कि निखिल कभी इशिका जैसी लड़की को पसंद करेगा। दूसरी लड़की, हाँ सही कहा, आखिर उसमें ऐसा है ही क्या जो निखिल उसे पसंद करेगा। बड़े बाप की औलाद होने से वो निखिल के लायक थोड़ी ना बन जाएगी। एक और लड़की कहती है, मुझे तो लगता है कि बच्चा भी निखिल का नहीं है, जरूर इशिका ने कोई चाल चली है और वो हमारे निखिल को फंसाना चाहती है। एक और लड़की कहती है, हाँ सही कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने निखिल को सेड्यूस करके उसका फ़ायदा उठाया हो। एक यूज़र कहती है, या फिर यह भी तो हो सकता है कि उसने निखिल से झूठ बोला हो कि यह बच्चा उसका है और वो किसी अपने दूसरे आशिक के साथ इन्वॉल्व हो। हे भगवान, इसका चेहरा देखो, चेहरे से कितनी मासूम लगती है, पर हरकतें तो बिल्कुल तौबा तौबा। भगवान बचाए निखिल को इस लड़की से। एक और यूजर कहती है, हाँ खूबसूरत है, तभी तो हमारे निखिल को अपने जाल में फंसा लिया। आई एम श्योर इसके पहले भी इसके बहुत से बॉयफ्रेंड होंगे। क्या तुम लोगों ने इसकी बड़ी बहन श्रेया मेरा के बारे में नहीं सुना? वो भी तो करेक्टर लेस है, रात रात तक पार्टी करती रहती है। एक दूसरी यूजर कहती है, आखिर है तो उसी की बहन, स्टेप सिस्टर है तो क्या हुआ, लक्षण तो फिर भी आएंगे ही। जितने लोग उतनी तरह की बातें, पर ऐसा नहीं था कि सब इशिका के अगेंस्ट ही बोल रहे थे। कुछ लोग इशिका के सपोर्ट में भी थे। एक यूजर कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, गंदगी तुम लोगों के दिमाग में भरी हुई है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी निखिल ओबराय को बेवकूफ़ बना सकता है? दूसरी यूजर कहती है, हाँ निखिल ने खुद इस बात को अनाउंस किया है और ये भी बताया है कि वे दोनों एंगेज हैं। क्या तुम सबने इशिका की उंगली पर वो खूबसूरत रिंग नहीं देखी? वो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था और मैंने उस तरह की रिंग पहले कभी नहीं देखी। एक यूजर एक्साइटेड वाली इमोजी डालते हुए कहती है, पर मैंने देखा है, ये दी फेमस निशिका ब्रांड की लिमिटेड एडिशन की रिंग है। 2 दिन पहले मैंने इसे निशिका शॉपिंग मॉल में देखा था, पर यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इसलिए मैं उसे ले नहीं पाई थी। एक और यूज़र कहती है, मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, लाइक मेड फॉर ईच अदर। और देखो इशिका कितनी खूबसूरत है, सी इज़ परफेक्ट फॉर निखिल। एक मेल यूज़र कहता है, तुम लोग इतने नीचे हो कि किसी के भी करेक्टर पर सवाल उठाने से पहले
एक बार भी नहीं सोचते। सच्चाई तो ये है कि तुम लोगों के दिल में आग लगी हुई है, क्योंकि निखिल ब्रो इशिका को मिले और तुम लोगों को नहीं। एक दूसरा मेल यूजर कहता है, ओ माय गॉड, इशिका कितनी खूबसूरत है। काश कि ये मुझे पहले मिली होती तो मैं इसे जाने नहीं देता। पर निखिल ब्रो की किस्मत मुझसे अच्छी है। एक फीमेल यूजर कहती है, मुझे निखिल ओबराय बहुत पसंद है, पर मुझे ये भी पता था कि वो दूर दूर तक मेरा कभी नहीं हो सकता। मैं निखिल के लिए बहुत खुश हूँ। वो मेरा आइडियल है, और अगर उसने किसी को पसंद किया है तो वो मुझे भी पसंद है। इन्हीं सब यूजर्स के बीच में एक ऑफिशियल यूजर भी था, कोई राजीव भाटिया करके। उसने निखिल को मेंशन करके लिखा था, हाय निखिल, इट इज ग्रेट टू हियर दैट यू आर फाइनली गोइंग टू गेट मैरिज। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। जिसे निखिल ने रिप्लाई भी किया था, थैंक्स ब्रो, यू आर इनवाइटेड ऑन माई वेडिंग पार्टी विद योर एंटायर फैमिली। दरअसल राजीव भाटिया निखिल के बचपन का दोस्त था। वो उसकी मॉम के दोस्त का बेटा था, जो अब लंदन में रहता था अपनी पूरी फैमिली के साथ। निखिल की मॉम की डेथ के कुछ ही समय बाद वो वहाँ से चला गया था, या फिर यह कहें कि उसे उसकी फैमिली के साथ जाना पड़ा था। उसे ये बात पता थी कि अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो निखिल बिल्कुल अकेला हो जाएगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय वो छोटा था। उसकी पूरी फैमिली लंदन में सेटल हो रही थी। अगर राजीव यहाँ से ना गया होता तो शायद निखिल इस तरीके का एक दायरे में सिमटा हुआ इंसान ना होता, और बचपन की तरह आज भी अपनी जिंदगी खुलकर जीता, जैसे वो बचपन में राजीव के साथ मस्तियाँ करता था। इसी तरह निखिल के बाकी के बिजनेस पार्टनर्स ने भी उसे एंगेजमेंट की बधाइयाँ दी थी। वहीं मुंबई में ही एक तरफ रीता अपने घर के हॉल में सोफे पर बैठे उन न्यूज़पेपर्स को घूर रही थी। उसकी आंखों में जलन, नफरत और गुस्से की आग जल रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इशिका का खून कर दे। उसकी बगल में एक औरत आकर बैठते हुए कहती है, अब तुम क्या करोगी? इतने सालों की मेहनत जो तुमने सिर्फ और सिर्फ निखिल के पीछे खर्च कर दिया, उसे तो ये छोटी लड़की इशिका मेरा उड़ा ले गई। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपने बिजनेस पर ध्यान दो, पर नहीं, तुम्हें तो उस निखिल के साथ उसकी मैनेजर बनकर रहना था। अब देख लिया, हमारी कंपनी की हालत पहले ही खराब है। बेहतर होगा कि अब तुम हमारी कंपनी पर ध्यान दो और उसे फिर से स्टेबल करने की कोशिश करो। रीता गुस्से से कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वो टेबल पर सारे न्यूज़पेपर्स उठाकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। निखिल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। और मेरे और निखिल के बीच आने वाले हर एक वादा को मैं अपने हाथों से उखाड़ फेंकूंगी। इशिका को भी उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे उसके लिए भले ही मुझे उसे जान से ही क्यों ना मारना पड़े। रीता की आंखों में एक अलग ही आग जल रही थी, और ये आग किसको किसको जलाने वाली थी ये कहा नहीं जा सकता था। दूसरी ओर साहिल अपनी शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गया था, और इस समय चेंजिंग रूम में अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था। वो तैयार होने के बाद जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आता है, मोना उसके पास आती है। उसके हाथों में उसका मोबाइल था, और वो मोबाइल की स्क्रीन सीधे साहिल के सामने करते हुए कहती है, ये देखो आज की ब्रेकिंग न्यूज़, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, ओ सॉरी, वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी थी ही नहीं ना। खैर वो जो भी थी, शी इज़ गोइंग टू मैरी विद योर ब्रदर। वाट ए बिगेस्ट न्यूज़। छोटे भाई को छोड़कर बड़े भाई से शादी करने जा रही है। मोना हंसने लगी थी, और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अगले ही पल एकदम सख्त हो गया था। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हो ना? ये रहा तुम्हारे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़। आई रियली वेरी प्राउड ऑफ इशिका। निखिल से बेस्ट उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता। फिर वह साहिल को देखकर सरकास्टिकली हंसते हुए कहती है, अब तुम किसी से ये बात बता मत देना कि इशिका तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि अगर तुमने ये बात किसी से भी बताई तो सब तुम पर हंसेंगे, और भी ये नहीं सोचेंगे कि तुमने उसे छोड़ा होगा, बल्कि वे सभी ये सोचेंगे कि उसे तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा काबिल लगा होगा। मोना की बात सुनकर साहिल को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिज गई थीं। साहिल उसके हाथ से मोबाइल छीनकर देखने लगता है। जैसे जैसे वो न्यूज़ देख रहा था, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। तभी उनके पास एक वर्कर आते हुए कहता है, साहिल सर, 5 मिनट में शूट स्टार्ट होगा, क्या तैयार है? साहिल कहता है, हाँ तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर वो मोना की ओर देखते हुए कहता है,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? आखिर लगती क्या है इशिका तुम्हारी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना? मोना गुस्से से कहती है। डोंट यू डियर कॉल मी योर गर्लफ्रेंड। और रही बात इशिका से मेरे रिश्ते की, तो मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। इशिका मेरी स्कूलिंग फ्रेंड है। भले ही आज हम कांटेक्ट में ना हो, पर कल भी वह मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। जब भी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगी। तुम्हें पता है, उस रात जब तुम्हारा भाई होटल के कमरे में आया था, मुझे उस समय नहीं पता था कि जिस इशिका के लिए वो लड़ रहा है, वो मेरी फ्रेंड इशिका मेहरा है। अगर मुझे इतना सा भी पता होता ना, तो मैं तुम्हें उस रात वैसे ही कुत्तों की जैसे पिटने देती। मोना की आंखों में गुस्सा उतर आया था। साहिल शैतानियत से हंसते हुए। मुझे नहीं पता था कि उसकी कोई और दोस्त भी है। मुझे तो यही लगता था कि वो हमेशा अकेली रहती आई थी और उसका एक ही सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड था, मिस्टर राहुल। मोना कहती है, अगर वो मेरी फ्रेंड ना होती, तो भी मेरा उसके साथ एक और रिश्ता है, जो शायद तुम नहीं समझोगे। मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे उसके दर्द का अंदाजा है। यू आर नथिंग बट ए चीटर। सच्चाई तो ये है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो इशिका जैसी लड़की तुम्हें मिले, बल्कि तुम तो किसी भी लड़की के काबिल नहीं हो। साहिल के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वह इस समय मोना को अपनी जलती आंखों से देख रहा था। मोना एक गहरी सांस लेती है। मेरी मजबूरी है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वरना तुम जैसे घटिया लड़के के साथ कोई लड़की एक मिनट भी नहीं रह सकती, वो भी तब जब उसे ये पता हो कि तुम कितने घटिया इंसान हो। मैंने तुम पर विश्वास किया था, शायद मैं तुम्हें लायक भी करने लगी थी, पर थैंक्स टू मिस्टर निखिल ओबराय, समय से मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई। साहिल हंसता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हार गया हूँ? मेरे प्यारे भाई को भी यही लग रहा होगा कि उन्होंने मुझे हरा दिया है। चलो मना लेने दो उन्हें थोड़े समय के लिए खुशियाँ। बहुत जल्द उनकी सारी खुशी एक पल में मातम में बदल जाएगी और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं लगेगी। और जब तक वो समझ पाएंगे ये सब कैसे हुआ और किसने किया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस मुझे दुख एक बात का है कि इन सब में बेकार में तुम्हारी दोस्त फंस गई। ये उसकी बदकिस्मती है कि निखिल भाई को उससे प्यार हुआ, इसलिए उसे खुश रहने का कोई अधिकार नहीं है। साहिल ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मोना को डर लगने लगा था। आखिर वो क्या करने के बारे में सोच रहा था। 2 दिन बाद निखिल इशिका को उसके घर पिक करने आया था। आज दोनों की शादी की डेट थी। रणविजय अभी भी आउट ऑफ कंट्री थे। इशिका उनसे गुस्सा थी, इसलिए उसने एक बार भी कॉल नहीं किया था। लेकिन निखिल की रणविजय से बात हो चुकी थी और उनके कहने के अकॉर्डिंग ही निखिल ने 2 दिन बाद शादी की डेट रखी थी। दोनों कार में बैठकर मैरिज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। निखिल और इशिका आज शादी कर रहे हैं, ये बात बहुत कम लोगों को पता थी, जिसमें इशिका के डैड अमित, शालिनी और बलराज ओबराय थे। इन सब के सिवाय और किसी को नहीं पता था। निखिल ने यह खबर लीक होने से बचाया हुआ था, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर था कि साहिल फिर से अपनी कोई नई चाल ना चल दे, और कुछ भी करके आज उसे इशिका से शादी करनी ही थी। वो इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सोच लिया था कि शादी की सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगा और उसी दिन ही शादी की अनाउंसमेंट करेगा। कुछ समय बाद ही वे दोनों मैरिज ऑफिस के बाहर थे। आधे घंटे के अंदर ही सारी मैरिज प्रोसीजर कंप्लीट हो गई थी और उन दोनों को पति पत्नी घोषित कर दिया गया था। दोनों के हाथों में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। इसके बाद वे दोनों बाहर आते हैं। निखिल इशिका के लिए कार का डोर ओपन करता है। इशिका कार के अंदर बैठ जाती है। निखिल भी दूसरी ओर से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है कि तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल उठाकर थोड़ी देर बात करता है और फिर इशिका से कहता है, इशिका एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से ओबराय कॉरपोरेशन जाना होगा। इशिका कहती है, दैट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, पर आप कैसे जाएंगे? फिर थोड़ी देर को सोचकर कहती है, मैं एक काम करती हूँ, कैब लेकर चली जाती हूँ, आप कार ले जाइए। इससे पहले कि इशिका कार से नीचे उतरती, निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो अपना सेल फोन निकालता है और सीधे विकी को कॉल लगा देता है। विकी निखिल का मेन बॉडीगार्ड था, जो हमेशा से ही निखिल की सुरक्षा व्यवस्था देखता आया था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो उसके आसपास ही कहीं होगा। ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ विकी निखिल को फॉलो ना करता हो।
हालांकि वो तब तक निखिल के सामने नहीं आता था जब तक कि निखिल को उसकी जरूरत ना हो। विकी के साथ और भी बॉडीगार्ड उसके पीछे आसपास ही होते थे, जिन्हें बस विकी के इशारे की जरूरत होती थी और वे तुरंत सामने आ जाते थे। विकी जो थोड़ी दूर पर ही अपनी कार रोके हुए था, उसने काले रंग के गॉगल्स पहने हुए थे और फॉर्मल ड्रेस में था। उसकी नजर निखिल पर ही थी। वो निखिल का कॉल आता देख डर जाता है कि कहीं उसके बॉस फिर एक बार उसे डांट लगाने के लिए कॉल ना कर रहे हो, क्योंकि निखिल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो उसे हर जगह फॉलो करे। पर निखिल इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि वो चाहे कितना भी मना कर ले, पर विकी उसकी बात कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम था निखिल की सुरक्षा, और वो उसको लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करता था। और ये ऑर्डर उसके बिग बॉस बलराज ओबराय की थी। वो जल्दी से कॉल रिसीव करता है। उधर से निखिल की एक ठंडी आवाज़ आती है, सामने आओ, कहते हुए निखिल कार से बाहर निकल जाता है। विकी हैरान रह जाता है, आखिर उसके बॉस उसे सामने क्यों बुला रहे थे? क्या वे उसे उसकी लेडी बॉस के सामने डांट लगाने वाले थे? विकी को यह बात भी पता थी कि आज निखिल और ऋषिका कोर्ट मैरिज करने वाले हैं। विकी हड़बड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ बॉस, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? निखिल फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, जस्ट डू व्हाट आई से। विकी निखिल के गुस्से से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वो जल्दी से कहता है, यस बॉस, और अगले ही पल वो कार से बाहर आता है और लगभग भागते हुए निखिल के सामने पहुंचता है। निखिल कहता है, अपनी कार की चाबी मुझे दो। विकी फिर उसको हैरानी से देखने लगता है और थोड़ा डरते डरते पूछता है, क्या हुआ बॉस, आपको मेरी कार की चाबी क्यों चाहिए? निखिल इस बार उसको गुस्से से घूरता है, जैसे वो अपनी आंखों से विकी को वार्न कर रहा हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की। विकी डर जाता है और जल्दी से अपनी कार की चाबी उसकी ओर बढ़ा देता है। निखिल की लेते हुए कहता है, तुम्हें मैम को उनके घर छोड़ने जाना है। बॉस, आप कहीं और जा रहे हैं क्या? विकी ने जल्दीबाजी में निखिल से फिर से प्रश्न पूछ लिया था, ये रियलाइज किए बिना कि अभी थोड़ी देर पहले ही निखिल ने उसे इशारों इशारों में ही वार्न किया था। और जब उसे इस बात का रियलाइज होता है तो वो फिर एक बार खुद को निखिल के गुस्से के लिए तैयार करने लगता है। पर आश्चर्य की बात थी, निखिल इस बार उसके सवालों का जवाब बड़ी शांति से दे देता है। हाँ, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इशिका को उसके घर छोड़ो। फिर वो इशिका के पास जाते हुए कहता है, इशिका, ये विकी है, मेरा खास आदमी, ये तुम्हें घर छोड़ देगा। इशिका एक नज़र विकी पर डालती है और फिर निखिल को घूरते हुए, मिस्टर ओबराय, मुझे ड्राइविंग आती है और मैं खुद से भी घर जा सकती हूँ। निखिल झुककर ऋषिका की सीट बेल्ट बांधते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी ड्राइवर हो, पर अभी चुपचाप शांति से मेरी बात मानो और विकी के साथ घर जाओ। मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। निखिल ने यह सारी बातें इतने प्यार से कही थी जैसे वो किसी छोटे बच्चे को बहला रहा हो। ऋषिका उसका यह साइड आज पहली बार देख रही थी। वो अपनी जगह पर जम गई थी। निखिल सीट बेल्ट बांधते हुए इशिका के एकदम करीब था। इशिका को उसकी धड़कनें धीरे धीरे तेज होती महसूस हो रही थी, पर निखिल का पूरा ध्यान सीट बेल्ट लगाने पर था। सीट बेल्ट लगाकर वो जैसे ही सीधा होने लगता है कि तभी उसका ध्यान इशिका के चेहरे पर जाता है। उसके चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। निखिल परेशान हो जाता है और अपने हाथ से ही उसके चेहरे के पसीना पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज मौसम बहुत ठंडा है और तुम्हें पसीना आ रहे हैं। उसके अचानक छूने से इशिका एकदम से सिर गई थी। वो जल्दी से निखिल का हाथ दूर करते हुए कहती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशिका की आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा सी गई थी। ये क्या हो रहा था उसे? आखिर निखिल उसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट क्यों करता था? ऐसी फीलिंग तो उसे कभी साहिल के पास होने से नहीं आई थी। आर यू श्योर? अगर तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। निखिल की आंखें छोटी हो गई थी, जैसे उसे इशिका की बात पर भरोसा ना हो। इशिका अपना चेहरा दूसरी ओर करती है और जल्दी से अपना पसीना पोंछते हुए कहती है, नो इट्स ओके मिस्टर ओबराय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखिल थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता रहता है, जिसे उसने दूसरी ओर मोड़ रखा था, और फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ओके। इशिका फिर एक बार उसकी ओर देखती है, पर निखिल अब विकी की ओर मुड़ चुका था। इशिका मन ही मन कहती है, आखिर ये मिस्टर खड़ूस को हुआ क्या है? वो इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ओ गॉड, मुझे इन सब की आदत नहीं है। प्लीज इन्हें पुराना वाला मिस्टर खड़ूस ओबराय बना दीजिए। निखिल विकी से कहता है, बॉस, पर आप अकेले
इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, निखिल की घूरती नजरें खुद पर महसूस करके वो अपना सिर झुका लेता है और बस इतना ही कहता है, ओके बॉस। निखिल विकी की कार की ओर बढ़ जाता है। विकी उसको जाते हुए देखता ही रह जाता है। उसे निखिल की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि पहले भी बहुत बार निखिल पर जानलेवा हमला हो चुका था और अब तक विकी उसका पता लगाने में असफल रहा था कि आखिर कौन है जो निखिल पर ऐसे हमले करवाता है। और यही कारण था कि वो उसे हर जगह फॉलो करता था। उसे निखिल के बारे में हर एक बात पता थी, यह भी कि निखिल इशिका से प्यार करता है। ऐसा नहीं था कि यह बात निखिल ने उसे बताया था, बल्कि उसने खुद ये बात ऑब्जर्व की थी और उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि इशिका निखिल की लाइफ में क्या मायने रखती है। विकी अपना सेल फोन निकालता है और किसी को कॉल लगा देता है। उधर से जब कॉल रिसीव होता है तो विकी कहता है, बॉस को फॉलो करो। फिर वह ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। इशिका उसकी बगल वाली सीट पर ही थी। इससे पहले कि विकी कार स्टार्ट करता, इशिका की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मुझे भूख लगी है। विकी हैरानी से इशिका की ओर देखता है। इशिका उसकी ओर नहीं देख रही थी। विकी को लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। ऐसा कैसे हो सकता था कि उसकी लेडी बॉस उससे पहली बार मिल रही थी और वो उससे डायरेक्ट ये बोले कि उन्हें भूख लगी है। इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मैम आपने अभी क्या कहा। इशिका उसको घूरने लगती है। उसको ऐसे घूरता देख विकी की आंखों में एक पल के लिए निखिल का घूरना घूम जाता है। उसकी लेडी बॉस बिल्कुल उसके बॉस के जैसे ही घूरती थी। तभी उसके कान में इशिका की आवाज़ पड़ती है, मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है। विकी कहता है, ओके मैम, आप क्या खाना पसंद करेंगी। इशिका थोड़ी एक्साइटेड होते हुए कहती है, पिज़्ज़ा। तुम्हें पता है पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, पर डैड मुझे खाने नहीं देते। पर मैम, बॉस को शायद ये बात पसंद ना आए। मेरा मतलब आपको सब चीज़ें। विकी शायद कुछ कहना चाहता था। इशिका उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, तुम्हारे बॉस तो एक नंबर के खड़ूस हैं। उन्हें कहाँ कोई बात पसंद आती है। उनके पास तो इतनी भी कॉमन सेंस नहीं कि वह अपने साथ एक लड़की को सुबह से लेकर आए हैं और एक बार भी उससे ये नहीं पूछा कि इशिका क्या तुमने कुछ खाया है। विकी फिर कुछ कहने को होता है, पर उससे पहले इशिका कहती है, वैसे एक बात पूछूं, क्या तुम हर जगह मिस्टर खड़ूस ओबराय को फॉलो करते हो। विकी इशिका के मुंह से मिस्टर खड़ूस सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी लेडी बॉस ने उसके बॉस को क्या परफेक्ट नाम दिया था, मिस्टर खड़ूस ओबराय। एकदम सूट करता था उनके बॉस पर। इससे पहले कि विकी उसकी इस सवाल का जवाब देता, इशिका फिर कहती है, तो क्या मिस्टर खड़ूस ओबराय के बहुत सारे दुश्मन हैं। आखिर कितनों से पंगा ले रखा है उन्होंने। विकी की कोई और बात सुने बिना वो फिर अगला प्रश्न विकी के सामने रख देती है, एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी मिस्टर खड़ूस ओबराय से डर लगता है। क्या वे बचपन से ही ऐसे हैं। इस बार विकी चुप ही रहता है, क्योंकि जब भी वो बोलने की कोशिश करता, किसी का अपना अगला सवाल उसके सामने रख देती और उसे फिर एक बार चुप ही रहना पड़ता था। किसी का उसको कुछ ना बोलता देख घूरने लगती है और फिर कहती है, क्या हुआ, तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी लेडी बॉस हूँ। विकी बेचारगी से इशिका को देखता है, मैम आप मुझे बोलने का मौका ही कहाँ दे रही हैं। इशिका चुप हो जाती है। बात तो उसने बिल्कुल सही कही थी। अच्छा ठीक है वो सब छोड़ो, तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आओ। इशिका को एक बार फिर अपना पिज़्ज़ा याद आ गया था। विकी बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और कार से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद विकी पिज़्ज़ा लाकर इशिका को देता है। इशिका उसे खोलकर खाने लगती है। विकी कार स्टार्ट कर चुका था। इशिका जब आधा पिज़्ज़ा ख़त्म कर लेती है तो उसे ध्यान आता है कि उसने तो विकी को पूछा ही नहीं। वो थोड़ी ऑकवर्ड होते हुए विकी को देखती है, जिसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। वो पिज़्ज़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम पिज़्ज़ा खाओगे। विकी थोड़ी देर के लिए इशिका को देखता है। उसकी लेडी बॉस सच में बहुत प्यारी थी। वो उसके बॉस के जैसे खड़ूस बिल्कुल नहीं थी। विकी कहता है, नो मैम, आप खाइए। इशिका पिज़्ज़ा अपने हाथ में उठाती है और कहती है, तुम ड्राइविंग कर रहे हो ना, इट्स ओके, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। और फिर वो पिज़्ज़ा उसके मुंह के सामने ले आती है। विकी उसे मना करना चाहता था। क्या होता अगर उसके बॉस ये सब देख लेते। वो मन ही मन कहता है, मैम क्यों आप मेरी मुश्किल बढ़ाना चाहती हैं। अगर बॉस को पता चला तो वो मुझे जॉब से बाहर फेंक देंगे। विकी को पिज़्ज़ा न खाता देख किसी का थोड़ी मायूस होने लगी थी कि तभी विकी कहता है, मैम आप रहने दीजिए,
मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं है। आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। थोड़ी देर के लिए विक्की का ध्यान ड्राइविंग से हट गया था। एक जीप उन दोनों के ठीक सामने सड़क के बीच रुकती है, जो कि बिल्कुल इनकी कार के सामने थी। पूरा सड़क सुनसान और खाली था। विक्की कार का ब्रेक लगाता है, पर उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि वो कार अचानक से ना रुके। इससे इशिका को चोट लग सकती थी। इशिका हैरान होकर सामने देखती है। विक्की गुस्से से कार से बाहर निकलता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है? ये ऐसे सड़क पर कोई अचानक से ब्रेक लगाता है क्या? जीप से 7-8 हट्टे-कट्टे आदमी उतरते हैं। पहली नज़र में ही कहीं न कहीं विक्की के मन में यह आशंका आ गई थी, यह लोग जो भी हैं, उनके इरादे नेक नहीं हैं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, उसकी कार के ठीक पीछे एक और जीप आकर रुकती है और उसमें से भी 7-8 हट्टे-कट्टे आदमी नीचे उतरते हैं। विक्की को सिचुएशन समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती। वो जल्दी से कार की ओर भागता है और कार में बैठते हुए कहता है, मैम, आप प्लीज़ संभाल कर बैठिए। मैं रफ ड्राइविंग करने वाला हूँ। हमें इनका ध्यान डाइवर्ट करना होगा। इशिका डरते हुए कहती है, क्या हुआ? कौन है ये लोग? और ये लोग हमें ऐसे घेर कर क्यों खड़े हैं? विक्की कहता है, मैम, अभी बात करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ खुद को संभाल कर बैठिए। इतना बोलकर वो कार स्टार्ट कर देता है। सारे गुंडे अपनी पॉकेट से गन निकालते हैं और वो तेजी से वापस अपनी जीप के अंदर बैठ जाते हैं। विक्की कार को एक बार थोड़ा सा रिवर्स लेता है और फिर थोड़ा लेफ्ट साइड मोड़ता है, इस तरह से जैसे कि वो लेफ्ट साइड ही जाने वाला हो। पर जैसे उन लोगों का ध्यान थोड़ा सा हटता है और वे लोग लगभग अपनी जीप लेफ्ट साइड मोड़ चुके होते हैं कि तभी विक्की अपनी कार राइट की ओर मोड़ देता है। उसकी कार की स्पीड मुड़ने से तुरंत बाद ही तेज हो जाती है। इशिका की डर से हालत खराब हो गई थी। दोनों जीप उसके पीछे ही थे। वे लोग इशिका की कार पर गोलियां बरसाने लगे थे। उस रोड पर सिवाय इन 3 गाड़ियों के और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। विक्की इशिका को नीचे झुककर बैठने के लिए कहता है और इशिका दुबकी हुई अपना सिर नीचे झुका लेती है। विक्की कार को तेजी से आगे बढ़ा रहा था, तभी इशिका का फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर मिस्टर खड़ूस ओबराय लिखा था। वो जल्दी से फोन रिसीव करती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, एक गोली आकर कार के बैक मिरर पर लगती है और वो चकनाचूर हो जाती है। इशिका की चीख निकल जाती है। आ निखिल इस समय ओबराय कॉरपोरेशन के मेन ऑफिस के टॉप फ्लोर पर अपने केबिन में बैठा हुआ था। अपने काम से फ्री होते ही उसने सोचा कि वो एक बार इशिका को कॉल करके पूछ ले कि क्या वो सेफली घर पहुंच गई है। वो इशिका को कॉल करता है। कॉल रिसीव होता है, पर निखिल को कॉल उठते ही गोली चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसके तुरंत बाद ही इशिका की चीख। निखिल घबराकर अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है। हे, हेलो, हेलो इशिका। इशिका, तुम ठीक तो हो? हेलो, हेलो। फ़ोन अभी भी कटा नहीं था और उस पर एक के बाद एक फायरिंग की आवाज़ें आ रही थीं और थोड़ी देर बाद ही उसका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। निखिल के हाथों से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। तभी उसका मोबाइल फिर एक बार रिंग करता है। निखिल घबराते हुए जल्दी से फ़ोन ज़मीन से उठाकर कॉल रिसीव करता है। हेलो इशिका। पर यह कॉल इशिका का नहीं था। यह उसके दूसरे बॉडीगार्ड में से एक सैंडी का कॉल था। हेलो बॉस, आपकी कार पर हमला हुआ है। बस ये शब्द सुनना था कि निखिल अपनी जगह पर ही जम गया था। उसका हाथ उसके मोबाइल पर कस गया था। सैंडी कॉल पर हेलो हेलो बोल रहा था, क्योंकि कॉल रिसीव होने के बाद हेलो इशिका के सिवाय निखिल ने कुछ भी नहीं कहा था। तो सैंडी कंफ्यूज हो गया था कि उसके बॉस ने उसकी बात सुनी भी थी या नहीं। निखिल खुद को संभालता है। हाँ, सैंडी कहता है, बॉस, आपकी कार की इमरजेंसी रिंग के द्वारा हमें इमरजेंसी सिग्नल मिला है। हमने लोकेशन ट्रेस कर लिया है। थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सेंड मी द लोकेशन, कहते हुए निखिल अपने केबिन में ही बने प्राइवेट रूम में जाकर अलमीरा से एक गन निकालता है और उसे अपने पॉकेट में रखते हुए लगभग भागते हुए अपने केबिन से बाहर आता है और अपने प्राइवेट एलिवेटर लेकर नीचे पहुंचता है। अब तक सैंडी ने उसे लोकेशन भेज दिया था। निखिल जितना तेज हो सके उतनी तेज ड्राइव कर रहा था। उसका पूरा चेहरा पसीना पसीना हो गया था, यह सोच कर ही कि उसकी इशिका, जिससे उसने अभी अभी शादी की थी और अब वो उसकी वाइफ थी, वो इस समय खतरे में थी। निखिल की जान उसकी हलक में अटक गई थी। सब उसकी गलती है। आखिर उसने इशिका को अकेला छोड़ा ही क्यों? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे।
एक बार फिर इशिका उसकी वजह से मुसीबत में थी। आखिरकार अटैक तो उसकी कार पर ही हुआ था। इधर विकी कार को कई जगह मोड़ता है। उसे जो भी मोड़ मिलता वो वहां मोड़ देता और अगले ही पल उसकी कार की स्पीड और बढ़ती चली जाती। गुंडे हर संभव प्रयास कर रहे थे उसकी कार को फॉलो करने का, पर विकी एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड था। उसे हर एक परिस्थिति से निपटना बहुत अच्छे से आता था। उसे पता था कि थोड़े समय में ही उसके पास मदद पहुंच जाएगी, इसलिए वो उन गुंडों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था। उसने पहले इमरजेंसी रिंग, जो कि निखिल की कार में लगी हुई थी, उसे बजा दिया था, ताकि बाकी के बॉडीगार्ड के पास सिग्नल पहुंच जाए और वे सभी समझ जाएं कि उसे मदद की ज़रूरत है, जिससे वे सभी जितना जल्दी हो सके उसे हेल्प पहुंचा सके। उसे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस थोड़े समय के लिए उन गुंडों को बेवकूफ़ बनाना था, और वो इसमें लगभग सफल भी लग रहा था। उन गुंडों की संख्या ज़्यादा थी और विकी इस समय अकेला भी नहीं था। वो उनसे लड़ने का चांस नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके साथ उसकी लेडी बॉस थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता, और निखिल तो उसकी जान ही ले लेता। इसी का पीछे मुड़ने को होती है, पर विकी उसके सिर पर हाथ रखकर उसे नीचे झुका देता है, और ठीक उसी समय एक गोली सामने वाले मिरर को छेदती हुई बाहर निकलती है। शीशे के कुछ टुकड़े इशिका और विकी को भी आकर लगते हैं। विकी के लिए राहत की बात यह थी कि इशिका को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस हाथों पर छोटे छोटे टुकड़े से कट के निशान बन गए थे। लेकिन विकी के हाथों पर थोड़ी गहरी चोट लगी थी, क्योंकि जिस समय गोली शीशे पर लगी थी, ठीक उसी समय विकी ने इशिका के सिर पर हाथ रखकर उसे नीचे झुकाया था। विकी कहता है, प्लीज मैम, आप नीचे ही बैठी रहिए। इशिका अपने पेट को अपने दोनों हाथों से प्रोटेक्ट करके बैठ गई थी। तभी गोलियां कार के पहियों पर चलनी शुरू हो जाती हैं और उनकी कार की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगती है। अब विक्की को भी घबराहट होने लगी थी। तभी एक साथ 7-8 गाड़ियां इशिका और विक्की की कार को घेर लेती हैं और ठीक उन दोनों जीप के आगे जाकर रुकती हैं। फायरिंग अब इधर से भी शुरू हो चुकी थी। इशिका और विक्की की कार अब तक रुक चुकी थी, क्योंकि उस कार के पीछे के दोनों टायर पूरी तरह से पंचर हो चुके थे। निखिल की कार भी ठीक उसी समय इशिका और विकी की कार के सामने आकर रुकती है, और निखिल कार से निकलकर भागता हुआ उस ओर आता है। अब तक निखिल के गार्ड्स काफी गुंडों को मार चुके थे कि तभी निखिल गुस्से से कहता है, रुको, मुझे वो सब जिंदा चाहिए। निखिल की आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। गार्ड्स उन सभी गुंडों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। सैंडी अभी भी वहीं था। इशिका डरी हुई अभी भी कार में दुबकी हुई थी और उसने अपने पेट को अपने हाथ से कवर किया हुआ था। उसके हाथ पर शीशे से कई कट के निशान लगे हुए थे और उनमें से खून भी निकल रहा था। हालांकि ये चोटें इतनी भी ज्यादा गहरी नहीं थी। निखिल भागते हुए कार के पास आता है और इशिका की ओर का डोर ओपन करता है। इशिका की वैसी हालत देखकर निखिल के दिल में एक चुभन सी उठती है। इशिका ने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था और अपनी आंखें मीचकर बंद किए हुए थी। निखिल धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। इशिका डर से कांप उठती है और तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो अपने सामने निखिल को देखती है, उसका रोना और बढ़ जाता है और वो जल्दी से कार से बाहर निकलकर निखिल के सीने से लग जाती है। निखिल भी उसको अपनी बाहों में कसकर खींच लेता है। इशिका अपना चेहरा उसके सीने में छिपाए सिसक रही थी। निखिल इशिका की पीठ को रब करते हुए कहता है, रिलैक्स, अब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो इशिका के माथे को चूम लेता है। थोड़ी देर तक वे दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। निखिल उसको सीधा करने को होता है, पर इशिका उसको और कसकर पकड़ लेती है। निखिल भी जबरदस्ती नहीं करता है और थोड़ी देर तक उसे वैसे ही रिलैक्स होने देता है। विकी भी धीरे धीरे करके सैंडी की मदद से कार से बाहर निकल चुका था। उसे काफी चोटें आई थी, क्योंकि उसने हर संभव प्रयास किया था कि इशिका को कोई चोट न लगे। अपने बॉस और लेडी बॉस को ऐसे देखकर दर्द में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। यही सुकून तो वो अपने बॉस के चेहरे पर देखना चाहता था, जो कि पिछले 3 सालों से उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। निखिल इशिका को झुककर अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। इशिका अपने हाथ निखिल के गले में डाल देती है। उसका चेहरा अभी भी निखिल के सीने में छुपा हुआ था। उसकी आंसुओं से निखिल का सर भीग चुका था। निखिल उसको लाकर कार में बैठाता है और उसकी सीट बेल्ट लगाकर
वापस से विकी के पास आता है। विकी कुछ कहने को होता है, पर उससे पहले ही निखिल उसको अपने गले लगा लेता है। उसकी एक धीमी सी आवाज़ विकी के कानों में पड़ती है। थैंक यू यार, तुम्हें नहीं पता कि तुमने आज मेरे लिए क्या किया है। तुमने सिर्फ इशिका की जान ही नहीं बचाई है, तुमने मेरी ज़िंदगी को मेरे हाथों में सही सलामत सौंपा है। इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। पहले तो विकी एकदम हैरान रह जाता है, उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। निखिल उससे अलग होता है। विकी कहता है, बॉस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरी ड्यूटी थी। विकी का ध्यान निखिल की लाल आंखों पर जाता है। उसे समझते देर नहीं लगती कि निखिल की क्या हालत हुई होगी जब उसे पता चला होगा कि इशिका खतरे में है। सिर्फ एक विकी ही था जो निखिल के आंसुओं का गवाह था। वो जब भी उसे इस तरह से टूटा हुआ देखता, उसे बहुत तकलीफ होती थी। अगर उसका बस चलता तो वो कब का इशिका को किडनैप करके अपने बास के हवाले कर देता। पर निखिल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सर आप, इससे पहले कि विकी अपनी बात पूरी करता, निखिल ने उसको बीच में ही टोक दिया था। आज से तुम इशिका के बॉडीगार्ड हो। मैं उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। आज विकी को खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। आखिर उसके बॉस ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। इसका मतलब यह था कि फाइनली अब वो उस पर विश्वास करने लगे थे। वो ये बात जानता था कि इशिका उसके बॉस के लिए उनके खुद की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और वो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसे दे रहे थे। इसका मतलब तो यही था कि उन्हें उस पर पूरा भरोसा है। वो बस इतना ही कहता है, ओके बॉस। निखिल सैंडी की ओर देखते हुए कहता है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इतना कहकर वो अपनी कार की ओर बढ़ जाता है। सैंडी विकी के पास आते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि बॉस सच में इशिका मैम से बहुत प्यार करते हैं। विकी कहता है, लगता नहीं है, वो सच में उनसे बहुत प्यार करते हैं। ध्यान रहे, भले ही एक पल के लिए बॉस को नाराज कर देना, पर मिसेस ओबराय को नाराज करने की गलती गलती से भी मत करना। निखिल जब वापस आकर कार में बैठता है तो देखता है कि इशिका की आंखें बंद हो गई थी। वो घबराते उसके चेहरे को हाथों से थपथपाता है। इशिका, इशिका क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। इशिका धीरे से अपनी आंख खोलती है। उसको आंखें खोलता देख निखिल एक राहत की सांस लेता है। वो एक बार फिर से डर गया था। उसे लगा कि इशिका बेहोश हो गई है। इशिका निखिल की आंखों में उसके लिए फिक्र महसूस कर पा रही थी। वो धीरे से कहती है, मिस्टर ओबराय, मैं ठीक हूँ। निखिल अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी आंखें देखकर इशिका को इस बात की जरा भी आशंका हो कि थोड़ी देर पहले वो रोया था। पर इशिका अभी भी निखिल के चेहरे को ही देख रही थी। मिस्टर ओबराय, आपकी आंखें लाल क्यों हैं? इशिका खुद को उससे यह सवाल करने से रोक नहीं पाई थी। वो कुछ नहीं, शायद कुछ चला गया होगा। कहते हुए निखिल अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगा लेता है। निखिल कार स्टार्ट कर चुका था। इशिका कहती है, मिस्टर ओबराय, हम कहाँ जा रहे हैं? निखिल कहता है, हॉस्पिटल। मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी और बेबी ठीक तो है। इशिका अपनी सीट पर अभी तक आलसी के जैसे बैठी हुई थी, पर जैसे वो निखिल की आवाज़ सुनती है, वो सीधा बैठ जाती है। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। इशिका को हॉस्पिटल नाम से ही चिढ़ थी। उसे अस्पताल की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। निखिल कहता है, फिर भी हमें एक बार जांच करा लेना चाहिए। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। आप प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। इशिका किसी जिद्दी बच्ची की तरह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। निखिल गुस्से से उसको घूरता है, पर वो उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता और कार सीधे एक हॉस्पिटल के बाहर ले जाकर रोकता है। इशिका निखिल की ओर गुस्से से देखती है। मिस्टर ओबराय, मैंने कहा था ना, मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। निखिल उसकी बात इग्नोर करके दूसरी ओर से आकर कार का डोर ओपन करता है और इशिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तुम सोच भी नहीं सकती। इशिका अपना हाथ छुड़ाने को होती है। निखिल उसे गुस्से से घूरता है, पर इशिका को उसके गुस्से से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो झटके से अपना हाथ छुड़ाकर वापस से कार में बैठने लगती है। मिस्टर ओबराय, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। आप मुझे बेवजह ज़बरदस्ती हॉस्पिटल क्यों ले जाना चाहते हैं, वो भी तब जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निखिल को इशिका पर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचता है और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लेता है।
ऋषिका को कुछ समझ में नहीं आया था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़े उसको देखने लगती है। फिर वो अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, मिस्टर ओबराय, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं जाना। प्लीज, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। निखिल उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है और उसे वैसे ही गोद में उठाए हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। रास्ते में अस्पताल में उपस्थित हर इंसान उन दोनों को ही हैरानी से देखे जा रहे थे। निखिल गुस्से से, इसी का सीन क्रिएट मत करो, हम पब्लिक प्लेस पर हैं। इसका एकदम से शांत हो जाती है और अपना चेहरा निखिल के सीने में छुपा लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। पर वो ये भूल गई थी कि निखिल को तो वैसे भी सब पहचानते हैं। 1 घंटे बाद इसिका के सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और बेबी भी बिल्कुल हेल्दी है। इसिका को जो थोड़ी बहुत कट लगी थी, नर्स ने उसकी ड्रेसिंग कर दी थी। इसके बाद निखिल इसिका को उसके घर ले जाता है। इसिका कार में ही सो गई थी। निखिल उसे अपनी गोद में बहुत संभाल कर उठाता है कि कहीं उसकी नींद ना खुल जाए और दरवाजे पर आकर डोर बेल बजा देता है। दरवाज़ा श्रेया खोलती है और वो उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। निखिल इसिका को ऐसे गोद में क्यों पकड़े हुए था? क्या हुआ इसे? श्रेया की आवाज़ में फिक्र थी। निखिल उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है, इसका कमरा कहाँ है? श्रेया उसको अपने साथ इसका के कमरे में ले जाती है। निखिल उसको उसके बेड पर लेटाता है और फिर उसे अच्छे से कंबल से कवर करता है। श्रेया कहती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि इसे हुआ क्या है? निखिल धीरे से कहता है, क्या तुम धीरे नहीं बोल सकती? और हाँ, कुछ नहीं हुआ उसे, सो रही है वो। श्रेया कहती है, तुम पहले बाहर आओ। निखिल एक नज़र ऋषिका पर डालता है और फिर कमरे से बाहर निकल आता है। श्रेया उसको घूर रही थी। निखिल हमेशा की तरह अपनी सर्द आवाज में कहता है, क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगी? मेरी बहन तुम्हारे साथ क्यों है? अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम्हारे भाई ने जो किया वो काफी नहीं था? देखो, अगर तुम फिर से उसे हर्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर यह सब तुम्हारे भाई का कोई नया प्लान है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जरूर तुमने इसिका को बहलाया है, वरना वो अचानक से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कब आ गई? इसिका से इस बारे में बात करना चाहती थी। उसे भी इस बात की खबर सोशल मीडिया से ही पता चली थी। निखिल उसके सवाल का जवाब न देकर गुस्से से कहता है, अगर इतनी फिक्र है उसकी तो अब तक उसे अकेला क्यों छोड़ा था? इतने दिनों से अकेले जो तकलीफ वो झेल रही थी, उसमें तुम उसके साथ क्यों नहीं थी? सिया चुप हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद ही फिर से निखिल को घूरते हुए कहती है, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ चाहे जो करूं, पर कोई और उसे हर्ट नहीं कर सकता। निखिल गुस्से से कहता है, और मैं उसका पति हूँ और मैं उसे किसी को भी हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे वो उसकी अपनी बहन ही क्यों ना हो। श्रेया निखिल की बात समझ नहीं पाती है, पर फिर कुछ सोचते हुए कहती है, मिस्टर निखिल ओबराय, तुम्हारी शादी अभी मेरी बहन से हुई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है सोशल मीडिया पर एक खबर फैला देने से तुम उससे शादी कर लोगे? निखिल एक ठंडी आवाज में कहता है, 1 मिनट रुको। और फिर वो बाहर जाता है और अपनी कार में से मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर वापस आता है। वो उसे श्रेया के हाथ में रखते हुए कहता है, आई थिंक अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। श्रेया की नज़र जब सर्टिफिकेट पर पड़ी तो वो शौक में थी। वो हैरानी से अपने हाथ में लिए सर्टिफिकेट को घूर रही थी। इशिका ने शादी कर ली थी, वो भी निखिल से, जो कि उस लड़के का बड़ा भाई था जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली? सर्टिफिकेट देखने के बाद श्रेया के मुंह से पहला सवाल यही निकला था। निखिल कहता है, हाँ, और अब वो मेरी वाइफ है। क्या अब तुम मुझे बताओगी कि किचन कहाँ है? मुझे उसके लिए सूप बनाना है। श्रेया अपनी उंगली से किचन की ओर इशारा कर देती है। निखिल उस ओर बढ़ जाता है। वो इशिका के लिए वेजिटेबल सूप बनाना चाहता था ताकि उसे पीकर वो थोड़ी रिलैक्स फील करे। वो मेड की मदद से इशिका के लिए सूप तैयार करता है और उसे लेकर इशिका के कमरे में वापस आ जाता है। इशिका की नींद खुल गई थी और वो अपने बेड पर बैठी अपने दोनों हाथों में मैरिज सर्टिफिकेट को लिए बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। जब उसकी नींद खुली थी तो वो खुद को अपने रूम में पाकर एक पल के लिए हैरान रह गई थी। तभी उसकी नज़र उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ गई थी, जो कि उसके बेड के बगल वाले टेबल पर ही रखा था। श्रेया इशिका को देखने आई थी और सर्टिफिकेट वहीं पर रखकर चली गई थी। निखिल सूप का ट्रे लेकर इशिका के पास आता है। इशिका उसे अपने रूम में देखकर चौंक जाती है।
आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निखिल सूप का बॉल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है, ये लो, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। इशिका बॉल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तभी उसके हाथ में उसे थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। उसका चेहरा बन जाता है। निखिल कहता है, क्या हुआ? आर यू ओके? इशिका कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और वो अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाती है, पर निखिल उसका हाथ पकड़कर नीचे कर देता है और अपने हाथ से ही चम्मच में सूप लेकर उस पर हल्के हल्के फूंक मारकर उसे इशिका के मुंह की ओर बढ़ा देता है। इशिका निखिल की इस हरकत से एक बार फिर हैरान रह गई थी। उसकी तंद्रा तब टूटती है जब निखिल की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, क्या हुआ तुम्हें? पीकर देखो, कड़वा नहीं है ये, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। इशिका जल्दी से सूप पी लेती है। सूप पीते ही इशिका की आंखों में एक चमक आ जाती है। मिस्टर ओबराय, यह सूप किसने बनाया है? बहुत टेस्टी है। निखिल हल्के से मुस्कुराता है। तुम्हें पसंद आया? इशिका जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बहुत टेस्टी है। क्या इसे सीमा आंटी ने बनाया है? निखिल की स्माइल गायब हो जाती है और वो इशिका को घूरते हुए कहता है, इसे मैंने बनाया है। इशिका सॉफ्ट रह जाती है। सूप उसके गले में फंस जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। निखिल जल्दी से उसकी बैक को रब करते हुए उसे टेबल पर से पानी लेकर पिलाता है। इशिका पानी पीकर एक गहरी सांस लेती है। निखिल कहता है, क्या तुम ठीक हो? इशिका अपना सिर हाँ में हिला देती है और मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता था कि इन खड़ूस को खाना बनाना भी आता है, और क्या क्या जानते हैं ये। उसके बाद निखिल धीरे धीरे पूरे बॉल का सूप उसे अपने हाथों से ही पिलाता है। इस दौरान निशिका एकटक निखिल को देख रही थी। आखिर मिस्टर ओबराय को हुआ क्या है? ये इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? सूप पीने के बाद इशिका फिर एक बार सो गई थी। निखिल वहां से जा चुका था। उसी शाम को इशिका के डैड वापस से इंडिया आ चुके थे। जब वो घर के अंदर कदम रखते हैं तो श्रेया सोफे पर ही बैठी हुई थी। वो उनके पास जाकर उन्हें हक करती है और फिर कहती है, डैड, क्या आपको यह बात पता है कि इशिका ने निखिल ओबराय से शादी कर ली है? रणविजय एक शांत आवाज में कहते हैं, हाँ मुझे पता है। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं मानती हूँ कि इशिका से गलती हुई है, पर आप उसके डैड हैं। क्या आप उसकी एक गलती माफ नहीं कर सकते? आप उसे उस लड़के के हवाले कैसे कर सकते हैं जिसके भाई ने उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया है? रणविजय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो श्रेया के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें उसकी फिक्र है, तो तुम उसके सामने इतना रूड क्यों बनती हो? श्रेया रणविजय का हाथ अपने सिर से हटाते हुए कहती है, आप बात मत बदलिए डैड, मुझे बताइए, आप पहले ही मेरी लाइफ बर्बाद कर चुके हैं। रणविजय कहते हैं, मैंने ही निखिल से कहा था कि इशिका के सामने ये प्रपोजल रखे, और मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है। पर डैड, श्रेया कुछ कहने को होती है। रणविजय उसकी बात काट देते हैं। बेटा, एक बार टेस्ट करके देखो अपने डैड को। श्रेया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसे कर लूं ट्रस्ट डैड? आपकी वजह से मेरा विशाल इस दुनिया में नहीं है। रणविजय दूसरी ओर देखते हुए कहते हैं, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। उसके पीछे एक वजह थी। तुमने मुझे कभी एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया। पर जैसे ही वो उस ओर मुड़ते हैं जिधर श्रेया थी, तो पाते हैं कि श्रेया वहां से जा चुकी थी। रणविजय एक गहरी सांस लेते हैं और वहां से सीधे इशिका के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। इशिका सो रही थी। रणविजय उसके पास जाकर उसके सिरहाने बैठते हैं और फिर अपने हाथों से उसके माथे को सहलाने लगते हैं। आई एम सॉरी प्रिंसेस, इन दिनों मैं तुम्हारे साथ बहुत रूड रहा। मुझे पता है कि मैं तुम्हें इस समय बहुत गलत लग रहा हूँगा, पर बहुत जल्द तुम समझ जाओगी कि मैंने ये सब क्यों किया। रणविजय झुककर ऋषिका के फोरहेड पर एक लाइट किस करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी इशिका उनका हाथ पकड़ लेती है। इशिका की आंखें खुली हुई थी। रणविजय फिर से बेड पर बैठ जाते हैं। इशिका उठकर झट से उनके गले लग जाती है। डैड, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि साहिल वैसा लड़का होगा। मैं उसे जेन्युइन पसंद करती थी। उसने मुझे चीट किया डैड। डैड, मुझसे आपकी ये बेरुखी अब और बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज मुझसे बात कीजिए। रणविजय इशिका को सीधा करते हैं और उसके फोrehead को किस करते हुए कहते हैं, प्रिंसेस, मैं आपसे नाराज नहीं था, मैं तो खुद से नाराज था। आपके साथ गलत हुआ, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं था। अगर मैंने आपको इतने सारे नियम की जंजीरों में नहीं बांधा होता, तो आप जाने से पहले एक बार मुझसे बात करती।
आई एम सॉरी प्रिंसेस, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। इशिका फिर से अपने डैड के गले लग जाती है। नो डैड, ये मेरी गलती है कि मैंने आपके रूल्स को फॉलो नहीं किया और आपसे झूठ बोला। रणविजय इशिका के आंसुओं को पोंछते हैं। अच्छा ठीक है, अब भूल जाओ, जो कुछ भी बुरा होना था वो हो चुका है। अब अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो निखिल के साथ। इतना कहकर वो फिर से उसे बेड पर लिटाकर अच्छे से कंबल उड़ाते हैं और फिर धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगते हैं। जल्दी इशिका की आंखें बंद हो जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।